हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है आज 10वां के साइंस के क्वेश्चन हाथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत की क्वेश्चन है। पहला, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। अब सवाल आया सर ये कौन क्वेश्चन है। आप क्या 10th का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सर कर रहे हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन एकदम हाजिर है। आपको एकदम 10 क्वेश्चन कराया जाएगा इसी बेसिस पर, है नहीं। दिसंबर से कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के, अब 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के और 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव के बिल्कुल कराया जाएगा। तो 10 दिसंबर से एकदम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन तब तक हम लोग ये देख लेते हैं। करा पहला क्वेश्चन करा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या करा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। इस सेट जो है फर्स्ट का वो जो आंसर होगा, तो आंसर आपके सामने यह है। तो आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है कि इसलिए कहा जाता है। तो बोल किस लिए कहा जाता है सर। इसलिए कहा जाता है कि ये आने वाली प्रकाश अपसरित कर देते हैं, यानी फैला देती है। प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से, यानी एक ही बिंदु या एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत दिखाई देती या प्रतीत होती है। तो चलते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर कितने की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है। जो चलते हैं उत्तर हो जाएगा, दिन में सूर्य का रंग समय के साथ बदलता रहता है। दोपहर में जब सूर्य सिर पर होता है तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा वायुमंडल से होकर पृथ्वी तक आने में तय की गई दूरी न्यूनतम होती है, परंतु सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक लाने में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। प्रकाश को पृथ्वी तक आने के क्रम में वायुमंडल में मौजूद अधिक सूक्ष्म कण से होकर गुजरना पड़ता है, जो मुख्य रूप से नीले रंग को प्रकर्णित कर देता है। अतः जो बचा हुआ प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचता है उसमें मुख्य रूप से लाल रंग ही होता है। यही कारण है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कौन टीसी पीटीसी पढ़ लो, चाहे कहीं से प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी पीटीसी। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 क्या कर रहा है, ओम के नियम को लिखें। किसके नियम को लिखने के लिए करा, ओम के नियम। कितने प्रश्न का ये आंसर है, 2 नंबर इसके मिलेंगे। चलते हैं 3 में क्या है ओम का नियम। तो 3 का उत्तर हो जाएगा, अचर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरे के बीच आरोपित विभवांतर के अनुपात होती है, यानी I बराबर V/R, जहाँ R नियतांक है यानी अचर ताप है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो सर क्लियर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 हो गया। अब प्रश्न संख्या चलते हैं 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, तो सर आप ही ने बताइएगा, हम के लीजिए। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, ये भी 2 ही नंबर का प्रश्न है। दीर्घ दृष्टि दोष क्या है। कौन दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। तो चलते हैं उत्तर। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर संख्या 4 का उत्तर, नेत्र गोलक छोटा होने के कारण आँख का लेंस नज़दीक ही वस्तु को प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनाता है, इसलिए आँख नज़दीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाती है, लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। इस दृष्टि दोष को दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है।
प्रसंख्या चलते हैं 5 की ओर। क्या करा प्रसंख्या 5? एम्पियर की परिभाषा दें। एम्पियर की परिभाषा देने के लिए करा कि एम्पियर क्या है, तो चलते हैं एम्पियर की परिभाषा देते हैं। उत्तर हो जाएगा 5 के, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकेंड एस में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस काट में पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर 1 कही जाएगी, अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा कूलाम को सी से सेकेंड को एस से, तो 1 कूलाम प्रति सेकेंड 1 एम्पियर बराबर हो गया। चलते हैं प्रसंख्या कितने की ओर? 6 की ओर। प्रसंख्या 6 क्या कह रहा है जो देखते हैं। कह रहा तारे क्यों टिमटिमाते हैं। प्रसंख्या 6 तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो चलते हैं उत्तर। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। उत्तर 6 का उत्तर हो जाएगा। दूर स्थित तारों से हम तक आता प्रकाश अपवर्तनांक परिवर्तन से प्रभावित होता है। तारों की दूरी इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे लिए वे प्रवेश के बिंदु स्रोत की तरह है। उनसे आता प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल की कई परतों में अपरिवर्तित होने के बाद हम तक पहुंचता है। यदि इन परतों के तापमान में परिवर्तन हो तो उनका अपवर्तनांक भी बदलता है, क्योंकि उच्च तापमान पर वायुमंडल की परत का घनत्व तथा अपवर्तनांक दोनों घटना है और निम्न तापमान पर बढ़ जाता है। अपवर्तनांक के इस परिवर्तन से दोनों घटक और निम्न तापमान पर बढ़ जाता है। अपवर्तनांक के इस परिवर्तन से उनसे आती किरणें का पथ भी थोड़ा परिवर्तित होता है, अर्थात इनमें आती प्रकाश की किरणें एक दृष्टि रेखा के अनु नहीं रहती। इनमें होता परिवर्तन ही तारे के टिमटिमाने की अनुभूति पैदा करता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। चलते हैं प्रसंख्या 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 करा टिंडल प्रभाव क्या है। कौन प्रभाव? टिंडल प्रभाव। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी। प्रसंख्या 7 का आंसर देखते हैं। करा टिंडल का प्रभाव क्या है, तो उत्तर हो जाएगा कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरणन की परिघटना प्रदर्शित करने वाला प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। इस घटना में धुएं से भरे किसी कमरे में सूक्ष्म छिद्रों से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो प्रकाश की प्रकिरणन इन कणों को दृश्य बनाता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। प्रसंख्या 8 क्या करा। प्रसंख्या प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखने के लिए करा। प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या है जो देखते हैं। 8 का उत्तर। तब प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। चित्र बनेगा इस तरीका से। दर्पण है नीचे, इसको क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ए किरण आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण को आई से, परावर्तित किरण को आर से सूचित किया जाता है। ये नॉर्मल है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अभिलंब। अभिलंब ये कौन किरण कहलाएगा, तो आपतित किरण। ये कौन किरण कहलाएगा, परिवर्तित किरण। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। आपतित किरण, परावर्तन किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा,
आपतन कोण एवं परावर्तन कोण, आपतन कोण I, परावर्तन कोण R तथा एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी परावर्तन कोण के मान और आपतित के कोण का मान और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? बराबर। यानी एंगल I बराबर एंगल R। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लड़ है? तो बोल सर क्लियर है। 10 क्वेश्चन कहे थे जिसमें अभी 8 हुआ है। चलते हैं 9th क्वेश्चन के लिए। कह रहा अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करें F बराबर R/2 या R बराबर 2F। चलिए तो सिद्ध करने के लिए ये हो गया प्रश्न संख्या 9 का उत्तर आपके साथ। कह रहा माना कि M' एक अवतल दर्पण है। माने कि M और M' एक कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, जिसका ध्रुव लिए मुख्य अक्ष पा रहे हैं, इस पर ध्रुव कितना दे दिए? P दे दिए ध्रुव, तथा वक्रता केंद्र C। अरे यहाँ पर वक्रता केंद्र क्या डाल दिए? C डाल दिए। AB एक आपतित किरण है। A और B एक कौन किरण है? आपतित किरण, जो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष है, जिसको प्रधान अक्ष कहते हैं, जो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष PC, P और C के समांतर तथा निकट है। इसके समांतर भी है और क्या है? निकट भी है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। जो ये आपतित किरण है अवतल दर्पण पर पड़ने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर क्या करती है जी? वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष के तरफ फोकस F से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजर रहा है? फोकस से होकर गुजर रहा है। तथा साथ ही C B को मिलाती है। किसको मिलाती है? C B को क्या करती है? मिलाती है। सॉरी, C' B को क्या करती है? मिलाती है। C यहाँ से डॉट 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 करके किससे मिला दिए? B से मिला दिए। जो अभिलंब है क्या है? CB अभिलंब हो गया। तो अब चलते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। तो आपतन कोण यानी कि एंगल कौन सी? ABC, एंगल ABC आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण ABC। कोण CBF, कोण CBF एंगल IR क्या हो गया? बराबर। AB पैरेलल है CP के। AB है जो पैरेलल है किसके? CP के समांतर रेखा है, और CB उससे मिलती है, और जाके CB किससे क्या हो रहा है? मिल रहा है। तो एंगल क्या हो जाएगा? ACB, एंगल A डॉट डॉट लेंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल ABC बराबर CBF, बराबर CBF, यानी एंगल ABC और CBF दोनों क्या होगा? बराबर होगा। इक्वेशन इसको फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 और 2 से अगर जैसा देखिए ABC बराबर है तो LHS बराबर तो RHS भी बराबर, तो एंगल BCBF बराबर एंगल BCF, एंगल हो गया CBF बराबर BCF। इसलिए त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी दो कोण बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कौन? BCF। BCF बराबर हो गया तो दो समद्विबाहु भुजा कौन कौन बराबर हो गया? BF बराबर है किसके? FC के। कहा कि ये दोनों एंगल बराबर, तो समान समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहता है? बराबर कोण के सामने का भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस कारण BF बराबर CF। माना कि दर्पण द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए बिंदु P के बहुत निकट है। ये जो बिंदु B है, जो बिंदु P के कुछ बहुत निकट है क्योंकि छोटा ही है। तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 4 हो गया PF बराबर FC। क्या हो गया? PF बराबर FC हो गया। अर्थात बिंदु F PC का मध्य बिंदु है। बिंदु F है जो PC का मध्य बिंदु है। चलिए इस प्रकार PF बराबर PC/2, PF बराबर PC/2 हो गया। जहाँ PF है जो F है, PF F है और PC R/2, यानी F बराबर R/2। ये हो गया आपका सिद्ध। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लड़ है तो क्लियर है।
दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन था तो 6 नंबर नहीं बनाना पड़ेगा, प्रश्न संख्या 9 था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। श्रेणी क्रम में संबंधित 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोध के समतुल्य प्रतिरोध के व्यंजन प्राप्त करें। ये भी 6 नंबर का था, इसका भी सलूशन तो बड़ा ही होगा, तो देखते हैं क्या होता है। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर, श्रेणी क्रम संयोज में R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, अर्थात R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 प्लस R2 प्लस R3 ले लिए। इस डायग्राम आप बना लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आगे हम चलते हैं। फिर लिखिएगा, माना कि R1, R2 तथा R3 3 प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में संयोजित है। बिल्कुल श्रेणी क्रम में संयोजित है। इस सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा I है, यानी कि कौन धारा प्रवाहित हो रही है? I धारा जो है इसमें प्रवाहित हो रही है। साथ ही माना कि बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C तथा बिंदु D के विभव क्रमशः V1, VB, VA, VB, VC है। ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR होता है और प्रतिरोध के छोर के बीच का विभवांतर VA माइनस VB बराबर 1/IR। इसी तरह से इसको लिखेंगे R2, R3, तो IR1, IR2, IR3। तो समीकरण 1, 2 और 3 से जोड़ेंगे तो VA माइनस VB, VB माइनस VC, VC माइनस VD बराबर I माइनस R1 प्लस R2 प्लस R3। ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा VA माइनस VD बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा, समीकरण 4। अब यदि R1, R2 और R3 प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध R है तो और प्रतिरोध को छोर के बीच विभवांतर VA माइनस VD बराबर IR होगा। समीकरण 4 और 5 से हम पाते हैं कि I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 इस तरीके से कर दिए हैं, और R बराबर कुछ R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिए हैं। क्या I कॉमन है, गुना में दे रहा है तो भाई होगा, I से I कट गया तो यही बचेगा पूरा। इस स्पष्ट है कि श्रेणी क्रम में संयोजित अनेक प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध से बड़ा होता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टी सी? PTC। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए।